ऑल राइट, सो राइज एंड शाइन नीड स्टार्स। आ जाओ मैम। आपका राइज एंड शाइन कहना भूल गया, बोल दो एक बार स्टूडेंट्स को। Rise and shine need stars. बिकॉज यू आर। Born to shine. चलो गाइस, तो अभी अभी हमने जेनेटिक्स पढ़ा है, ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के साथ, जो हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया था। तो एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। तो ये हम बंद कर देते हैं। चलो। ओके। हाँ जी। तो गाइस, कल मैंने होमवर्क दिया था आपको। आई होप कि तुमने ये होमवर्क किया होगा, लेकिन मुझे किसी का भी ना टेलीग्राम चैनल पे आंसर तो नहीं मिला, ठीक है। तो अगर तुमने होमवर्क किया था तो आई विल बी लिंकिंग दैट टेलीग्राम चैनल का ग्रुप, ठीक है, इन द डिस्क्रिप्शन। आप कैसे हो? हाय टिनी, वी गुड। हाय दिव्या। मुक्ति बेटा बिल्कुल फिक्र मत करो, ऐसे करके डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेंगे। हम एकदम से साइड साइड में रहेंगे दोनों जने, आप लोगों को कोई तंगी नहीं होगी। रादर वन ऑफ अस विल बी रीडिंग। अगर आप लोगों को कोई कोई कॉन्सेप्ट ऐसा लग रहा है जो आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है ये क्या था, तो हम में से कोई ना कोई आपके गाइस, मैसेजेस देख होता के पता रिप्लाई कर क्या देगा। होता क्या है कि जब हम क्लास लाइव ले रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं। सो दैट इज व्हाई वी डिसाइडेड कि एक हम में से जिसकी भी मेन क्लास होगी, यानी जैसे जेनेटिक्स मैम का डोमिनेंट टॉपिक है, मेरा बायोटेक्नोलॉजी डोमिनेंट टॉपिक है, तो दूसरा बिल्कुल आपकी चैट पे ध्यान देगा ताकि आपका कोई भी डाउट रह ना जाए, ठीक है। प्रिंस कह रहे हैं आई रोट आंसर्स। यू रोट आंसर्स प्रिंस, ठीक है फिर। एंड अनदर पर्सन, एक अजनबी इज आल्सो आस्किंग कहाँ पे भेजे मैम होमवर्क, क्या कर रहे हो आप? तो गाइज, मैंने आज बोल दिया है टीम को, ठीक है। तो दे विल बी हाय अटैचिंग शुभम। they will be attaching the technic sorry the telegram group, ठीक है, in the description box so that you can send your answers. हो गई मैम, हेलो हाय हाय सब। ज्योतिरादित्य। ऑल राइट। ओ माय फेट इज सेइंग दैट। यू सपोर्ट अस, थैंक यू सो मच, ठीक है। इतने नेगेटिव एटमोसफियर में हम अपना जोश बनाए रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं और पॉजिटिव मैसेजेस भी भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच। चले आगे, करें स्टार्ट, कर ले मैम स्टार्ट। दीप्ति पूछ रहे मैम आर दीज वीडियोस यूजफुल फॉर क्लास 10th? यस बेटा, यू नो समटाइम्स इन माय क्लास इतने छोटे छोटे 8th स्टैंडर्ड के बच्चे आके बैठे हुए हैं और अलग ही मतलब उनके कॉन्सेप्ट हैं यार, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल मजबूत इरादे के साथ 8th में उनको पता है कि हमें क्या करना है लाइफ में। गोल सेटिंग, अगर आपको 10th में ही पता है आपको क्या करना है तो करो यार, तैयारी शुरू करो बेटा, लेट क्यों करना है हमें। करें मैम अब शुरू। यस मैम। चलो, तो जिन्होंने आंसर नहीं लिखा है प्लीज लिख लेना एंड देन सेंड द आंसर्स। तो गाइज, कल हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही टेक्निक्स को यूज करते हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, यानी जीन्स को मैनिपुलेट करेंगे, जीन्स को बदलेंगे, या तो उसमें कोई नया जीन ऐड कर देंगे या उसमें से कोई जीन निकाल देंगे। तो अगर जेनेटिक कॉम्पोजिशन के साथ, जीन कॉम्पोजिशन के साथ आप कोई भी हेरा फेरी करते हो, कुछ भी हेर फेर करते हो, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में गाइस दो ही चीजें होनी है, एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग होनी है, और दूसरा क्या होना है? दूसरा हमने स्टेराइल एनवायरनमेंट मेंटेन करना है। तो गाइस, ये हैं दो प्रिंसिपल्स, कल भी मैंने बता दिए थे। टू मेन प्रिंसिपल्स, एक तो आप जीन्स को चेंज करोगे, ठीक है, या उसमें नया जीन इंसर्ट करोगे, या फिर उसका कोई जीन सब्ट्रैक्ट करोगे। और दूसरा, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हम क्या करते हैं? बताओ जरा चैट बॉक्स में कि कल जब हमने अपना ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल था, उसको ऑप्टिमम कंडीशंस कहाँ पे प्रोवाइड की थी? मैम देखो जरा, बच्चे चैट में लिख रहे हैं ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करने के लिए गाइस, बेस्ट कंडीशंस प्रोवाइड करने के लिए क्या टूल यूज किया जाता है? क्या टूल यूज किया जाता है? जल्दी से बता दो। सो क्या टूल यूज किया जाएगा? कहाँ पे ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड की जाएंगी ताकि वो बेस्ट ग्रोथ शो करें? जल्दी से मैम, नो चीटिंग बच्चों के साथ। तन्नू ने लिख दिया है बायो रिएक्टर्स, वेरी गुड वेरी गुड। ये मैं मानती नहीं हूँ, वैसे मैम ने तुम्हारे साथ चीटिंग कर ली है। वेल डन तनु, वेल डन हिमांक, वेल डन। अच्छा कुछ बच्चों का मैम डाउट आ रहा है कि आप लोग आपने प्रिंसिपल्स नहीं कराए हैं, तो बेटा ये मैम की स्टाइल है। मैंने प्रिंसिपल्स कल आपको प्रोसेस में बताए थे कि बायो रिएक्टर्स में हम, देखो हमने कल बायो रिएक्टर पढ़ा था। डिडंट आई टेल यू कि बायो रिएक्टर में हम स्टेराइल एयर एंटर करवा रहे हैं? स्टेराइल एयर को एंटर करवाया था हमने, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो वो स्टेराइल एयर
क्यों हमने स्टेरलाइज्ड एयर क्यों अंदर भेजी थी? क्योंकि हमें अपनी कंडीशंस भी अंदर कैसी मेंटेन करनी है? स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन करनी है। स्टेराइल का मतलब होता है माइक्रोब फ्री, कोई भी उसमें कीटाणु नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बायोरिएक्टर्स के अंदर गाइस ऑप्टिमम बेस्ट कंडीशंस है। तो वहां पे अगर हमारा ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट मल्टीप्लाई कर सकता है, तो कोई ना चाहता हुआ भी मल्टीप्लाई कर सकता है, कोई और पैथोजन, कोई और बैक्टीरिया भी मल्टीप्लाई कर सकता है। तो यू हैव टू इंश्योर कि वहां पे स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन हो। ठीक है, तो ये दो प्रिंसिपल्स हैं। और ये देखो हमारी एनसीईआरटी, देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स टू ऑल्टर, ठीक है। और फिर हमने मेंटेनेंस करनी है स्टेराइल कंडीशंस की, ताकि वहां पे कोई भी अनवांटेड पार्टिकल ग्रो ना करे। ये आपको आंसर जरूर लिखना है अगर नहीं लिखा तो। गाइस कल हमने स्टार्ट किया था टूल्स के साथ। तो आई टोल्ड यू कौन कौन से टूल्स थे। एक होस्ट था, ठीक है। तो होस्ट कौन सा था? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो, जल्दी से। मैम देखो बच्चे लिख रहे हैं। तो गाइस होस्ट, कल जो मैं आपको एक हाइपोथेटिकल केस बता रही थी कि हमने इंसुलिन बनाना है, तो हमने कौन सा अपना होस्ट यूज किया था? होस्ट वो था जिसके अंदर फॉरेन जीन एंटर कराया जाता है। बैक्टीरिया का नाम हमने क्या यूज किया था? दैट वाज, बच्चे अभी लिख नहीं रहे हैं, जल्दी से लिखो बच्चा। हमने कौन सा यूज किया था? श्रेयांश, सोर्स सेल तो होता है जहां से हम जीन लेते हैं। होस्ट सेल हमने कौन सा यूज किया था? द होस्ट सेल वाज, पालरी सेज ई कोलाई। एक्सीलेंट, ई कोलाई वाज यूज्ड एज अ, ई कोलाई वाज यूज्ड एज अ होस्ट, ठीक है, जिसके अंदर तुम फॉरेन जीन डालोगे। और सोर्स हमने यूज किया था अपना ह्यूमन सेल, जहां से हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। और एक और चीज, तो ई कोलाई के अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट करने से पहले हम जीन को करते हैं मल्टीप्लाई, बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं? हमने अभी पढ़ी नहीं है प्रोसेस, डिटेल में हमने करनी है, लेकिन प्रोसेस का नाम क्या था? जल्दी से बता दो। तो कौन सी प्रोसेस यूज करते थे? मैम देखो बच्चे पढ़ रहे हैं कि बस अपनी गप्पे मार रहे हैं? ई कोलाई, ई कोलाई तो अब सबको याद हो गया है, परफेक्ट, ये सबने क्लास अटेंड की थी कल, वेरी गुड। ठीक है, आप कंप्लीट करवाओगे प्रिंसिपल्स? बिल्कुल कंप्लीट करवाएंगे प्रिंसिपल्स, ठीक है। आ गया मैम आंसर, आगे देखो। आंसर इज पीसीआर, प्रिंस लोहिया। प्रिंस लोहिया वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास। याशी often, then GPS again, हिमांक, वेरी गुड, है ना। देन चौहान, एक्सीलेंट। स्नेहा, ठीक है। तो देखो पीसीआर की टेक्निक यूज करके हमने अपने उस जीन को मल्टीप्लाई किया था। क्लियर? अच्छा, चलो आगे करते हैं। तो हमने टूल्स शुरू किए थे, ठीक है। अब आ जाओ। तो अब टूल्स के अंदर हमने एंजाइम्स भी पढ़े थे, ठीक है। एंजाइम्स हमने पढ़े थे कि सेल में से डीएनए हमने निकालना है। एक बार प्रोसेस बता देते हैं, देखो एक बार प्रोसेस रिवाइज करते हैं। सो दिस इज द सोर्स सेल। जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं की वो कृपया पूरा लेक्चर अटेंड करें, ठीक है। बट एक क्विक रिव्यू, एक सोर्स सेल जिसमें बहुत सारे जीन्स हैं, ठीक है। इस सोर्स सेल में से मैंने एक्सट्रैक्ट करना है पहले डीएनए। एक्सट्रैक्शन ऑफ, सारे सेल को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसमें से सिर्फ डीएनए को रख लेंगे, ठीक है। अब एक्सट्रैक्शन और ये सारा डीएनए हमने निकाल लिया, क्लियर। अब उस डीएनए में से हमने निकालना है सिर्फ अपना एक जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये है हमारा डिजायर्ड जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है गाइस। तो मान लो इसमें से हमने ये जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, और जैसे कि आपने बताया इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को करेंगे हम मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लिकेशन के लिए टेक्निक यूज होती है पीसीआर, मल्टीप्लाइड बाय पीसीआर। तो ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसकी हमने मल्टीपल कॉपीज ऐसे बना ली, ऐसे मल्टीपल कॉपीज बना ली। कैसे किया जाता है पीसीआर, ये हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब ये जो पीसीआर से मल्टीपल कॉपीज बनी है, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने डालना है अपने होस्ट सेल के अंदर। तो होस्ट सेल हमने यूज किया है ई कोलाई, ठीक है। तो जिसके अंदर ये फॉरेन जीन इंसर्ट किया जाएगा, डिजायर्ड जीन इंसर्ट किया जाएगा, उसको हम कहते हैं होस्ट। तो गाइस हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे कि हम होस्ट के अंदर इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। जब होस्ट के अंदर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया, होस्ट क्या कहलाता है उस वक्त? इस होस्ट को क्या कहेंगे फिर हम? ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। इस होस्ट को क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट क्या होता है? जिसके अंदर
ये फॉरेन जीन चला जाता है। तो ये देखो, ये है आपका इकोलाई, ये है उसका प्लाज्मिड, ठीक है। तो अब इसके अंदर जब जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया तो ये हमारा होस्ट क्या बन गया है, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। तो ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट देखो कैसा दिखेगा, ये था इकोलाई, ठीक है, और ये है इसका प्लाज्मिड, फाइन। और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, हमने डाल दिया ये जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये डाल दिया हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये डाल दिया हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो डिजायर्ड जीन है, ये इकोलाई के लिए क्या है, फॉरेन डीएनए है, इसका अपना तो नहीं था, बाहर से आया है तो फॉरेन डीएनए है। और जो हमारा इकोलाई है उसका अपना डीएनए क्या कहलाता है, उसका अपना है तो वो होस्ट का डीएनए है। तो अब होस्ट के डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट हो गया है, फॉरेन डीएनए। तो जब भी ये हमने क्या की है, हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग कर दी है। मैम कोई डाउट तो नहीं आ रहा बच्चों को? नहीं मैम। ऑल राइट। तो फॉरेन डीएनए और होस्ट डीएनए, तो इन टोटल क्या बन गया, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो अब होस्ट को हमने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। तो प्रोसेस देखो, अब यहाँ पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। तो होस्ट को ट्रांसफॉर्म करना, प्रोसेस का नाम क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। ये टर्म हमने कल नहीं पढ़ी थी, मैंने आपको टेक्निक बताई थी एक, ठीक है। तो हम होस्ट को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जब ये इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। समझ में आया, बदल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म का मतलब बदल रहे हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। अब गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन करने के कई तरीके होते हैं। जैसे मैंने तुम्हें कल भी बोला था कि ट्रांसफॉर्मेशन हम गन यूज करके भी कर सकते हैं, जीन गन के साथ, ठीक है, या इंजेक्शन के साथ कर सकते हैं, माइक्रो इंजेक्शन से। या कल जो हमने टेक्निक की थी कि प्लाज्मिड को निकालो, फिर प्लाज्मिड के अंदर फॉरेन डीएनए डालो, ठीक है, फिर उस प्लाज्मिड को वापस होस्ट के अंदर डाल दो, ठीक है। तो ये हमारा प्लाज्मिड था, है ना। इस प्लाज्मिड को हमने यूज किया एज अ कैरियर ऑफ फॉरेन डीएनए, है ना। तो प्लाज्मिड इज द कैरियर ऑफ फॉरेन डीएनए। तो गाइस, प्लाज्मिड क्या कहलाएगा, जो कैरी करता है वो वेक्टर कहलाता है। तो गाइस, वेक्टर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्लियर। तो यहाँ पे वेक्टर मेथड भी आता है, क्लियर। और भी हम मेथड्स करेंगे, हीट शॉक मेथड भी होता है, इलेक्ट्रोपोरेशन एंड केमिकल पोरेशन, जो है इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड भी यूज करेंगे। तो वी हैव मेनी मेनी मेथड्स जिससे कि हम होस्ट के अंदर अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अब ये जो ट्रांसफॉर्म होस्ट है, अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है। याद है 3 स्टेप्स हमने कल पढ़े थे, बायोटेक्नोलॉजी के मेन 3 स्टेप्स क्या होते हैं, पहले उसको बदलना, ट्रांसफॉर्म करना, इंट्रोड्यूस करना उसमें फॉरेन डीएनए, राइट। फिर उसको ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करना कि वो मल्टीप्लाई करे, ठीक है। एंड फाइनली मेंटेन करना कि वो जो फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया गया है वो उसके अंदर मेंटेन रहे और रेप्लिकेट होता रहे। तो अब गाइस, हम इसको प्रोवाइड करेंगे ऑप्टिमम कंडीशंस, ऑप्टिमम कंडीशंस, वी प्रोवाइड ऑप्टिमम कंडीशंस इन बायोरिएक्टर, ठीक है। और बायोरिएक्टर में ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड कर दी और बनेगी मल्टीपल कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया बनने लगेंगे जिसके अंदर फॉरेन डीएनए भी प्रेजेंट होगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे फॉरेन डीएनए भी प्रेजेंट रहेगा। मैम आ गए हैं, मैम को क्या कहते हैं, जोश आ रहा है कि मैं भी कुछ पढ़ाऊं। नहीं मैम, मैं तो आपको ना एक बात बताने आई थी कि बच्चों को, एक तो अदिति शर्मा को फिर से आपसे बायो रिएक्टर समझना है, उसको थोड़ा सा डाउट है, तो बायो रिएक्टर आप एक्सप्लेन कर देना। और इसके साथ साथ बेटा, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, मैं दूर बैठी देख रही थी, आप बोर्ड वर्क देख रहे हो मैम का, फैंटास्टिक। इससे अच्छा बोर्ड वर्क मैंने नहीं देखा। मतलब मैम ये दे दो इस टाइम, मैम ना माइक लेके खिसक रहे, मैम को नहीं ज्यादा बोलेगी मैम, बट बेटा जेन्युइनली आपको लगता है इतने बड़े बोर्ड पे ना के लिए, ये सब तैयारी करने के लिए कि कहाँ पे क्या प्लेस करेंगे, कैसे लिखेंगे, इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, अ लॉट ऑफ प्लानिंग। तो प्लीज कम से कम इतनी वो रखो कि हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों के अच्छे नंबर आ जाएं। प्लीज अप्रिशिएट द हार्ड वर्क विच योर टीचर इज डूइंग फॉर यू। और मैम से अब फटाफट से बायो रिएक्टर समझ लेते हैं। मैम
अमेजिंग Bioreactors. बोर्ड वर्क मैम, थैंक यू मैम, इससे अच्छा ना कोई कोई कर नहीं सकता मैम, हैट्स ऑफ। थैंक यू। तो मैम बच्चों की डिमांड पे चलो बायोरिएक्टर लो, मैं रिवाइज करने ही वाली थी वैसे कि बायोरिएक्टर्स हमने कल पढ़े थे। तो देखो बायोरिएक्टर हमने अभी बात की कि बायोरिएक्टर के अंदर उसको मिलेंगी ऑप्टिमम कंडीशंस, ठीक है। तो देखो बायोरिएक्टर्स वैसे कई तरह के होते हैं, पर हमारी बुक में 2 तरह के दिए हुए हैं, हमने ये 2 वाले बायोरिएक्टर्स करने हैं। देखो बायोरिएक्टर क्या है, एक लार्ज सा डब्बा होता है, एक बहुत बड़ा डब्बा नहीं मीन्स बहुत बड़ा वेसल होता है, टैंक होता है, ठीक है, जिसके अंदर प्रॉपर टेम्परेचर कंडीशंस मेंटेन की जाएंगी, पीएच कंडीशंस मेंटेन की जाएंगी, ठीक है। चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए देखो यहाँ पे बीच में ये रोटेटर लगा हुआ है, इम्पेलर लगा हुआ है, ठीक है। फिर हमने ये भी देखा था कि फोम ना बन जाए, क्योंकि अगर फोम बन जाएगी तो चीज़ों की प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती। तो फोम ब्रेकर भी होता है, इम्पेलर होता है जो उसको घुमाता रहता है, ब्रॉथ ब्रॉथ को भी हटाने के लिए। और यहाँ नीचे देखो, यहाँ नीचे क्या हो रहा है, नीचे कर्व्ड बेस है ताकि चीजें सेटल ना हो, कॉर्नर्स में घुस ना जाए, उनकी प्रॉपर मिक्सिंग हो। जो हमने हवा एंटर करवानी है वो स्टेराइल होनी चाहिए, वन ऑफ द प्रिंसिपल्स, वो जर्म फ्री होनी चाहिए। अच्छा जर्म फ्री कैसे करना है, बाय पासिंग द स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन। तो ठीक है, अंदर कंडीशंस हमने कैसे मेंटेन करनी है, स्टेराइल, ठीक है। और एसिड बेस बैलेंस भी मेंटेन करना है हमने, पीएच भी मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला बायोरिएक्टर, दिस इज सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। यही कल मैंने ड्रॉ करने के लिए भी बोला था और इसी पे इलस्ट्रेशन करनी थी, दैट वाज द होमवर्क। इज दैट क्लियर गाइस, ठीक है। ड्रॉ करने के लिए आएगा। अब इसी की बेटर फॉर्म है जिसमें कि हमने ऑक्सीजन बबल्स जो हैं वो भी पंप कर दिए। जब गाइस हम इसमें ऑक्सीजन बबल्स पंप कर देते हैं ना, तो ऑक्सीजन बबल्स की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना ही माइक्रोब्स को बेटर एरिया मिलेगा टू वर्क एंड मोर यील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। मैम आई होप कि बच्चे का डाउट अब पूरा हो गया होगा। मैम बच्चे का डाउट है, इज कॉम्पिटेंट होस्ट एंड ट्रांसफॉर्म द होस्ट सेम? ओके आज बेटा हमने करना तो है होस्ट के बारे, लेकिन चलो आपका आंसर पहले दे देते हैं। देखो ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट का मतलब है जिसको बदल दिया, ठीक है। अब ये जो हमने अभी टेक्निक बनाई है ना, जो फ्लो चार्ट हमने बनाया है, ये जितना हमने इजीली बना दिया है और जितना इजीली हम बोल देते हैं कि किसी का जीन निकालो किसी में डाल दो, इट इज नॉट दैट एन इजी प्रोसेस, उसमें बड़े चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। कोई भी किसी और का जीन एक्सेप्ट नहीं करेगा इतना इजीली, इज दैट क्लियर। अब जो होस्ट इस लायक है, जो होस्ट किसी और का फॉरेन डीएनए एक्सेप्ट कर पाएगा, उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, कॉम्पिटेंट होस्ट, क्लियर। अब कौन बनेगा कॉम्पिटेंट होस्ट, उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी है, बट मुझे पता लग रहा है मैम को कुछ बोलने की वो हो रही है, बताओ मैम। नहीं मैम, ये तो कौन बनेगा करोड़पति जैसा लग रहा था, इसलिए ऐसे हंसी आ गई मुझे। एक और बच्चे का डाउट था, वो बोल रहे थे कि जब आप जीन इंट्रोड्यूस करते हो, सॉरी मैम मैं आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही नहीं हूँ, नहीं मैम, बट बच्चे का बच्चों डाउट के सॉल्व डाउट, करने हाँ जरूरी है, जी, बताओ। तो मैम उनका डाउट था कि जब आप फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसी के किसी सेल के अंदर, तो वो कुछ करेगा नहीं क्या सेल? तो मुझे आप 5 मिनट रेस्ट ले लो, ये वाला क्वेश्चन मैं ले ले लेती लो हूँ, मैम, आप आप ले लो, थके हुए हो ना बड़ा पूरी। इंपॉर्टेंट डाउट है वैसे ये, चलो मैम आप बताइए। ठीक है, तो बेटा जैसे ही मैम आपकी ब्यूटीफुल स्लाइड खराब हो जाएगी, फिर कोई नहीं मैम, ये तो आप यूज डिलीट कर देना फिर आप, है ना। तो बेटा ये लो, अभी जैसे ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल का ओरिजिनल बैक्टीरिया बना रहे हो, तो ये उसका ओरिजिनल डीएनए कंटेंट था। और बेटा ये थे उसके अंदर जो प्लाज्मिड, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने डाला है, ये आपने डाला है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जैसे बच्चा बोल रहा है कि मैम सेल के अंदर से कुछ नहीं करेगा, बेटा जो सेल अंदर से किसी तरीके से फाइट नहीं करेगा ये फॉरेन डीएनए को, कुछ सेल्स फाइट करते हैं, लेकिन आप, मैम ने क्या बताया, आप बता इस सेल को क्या बना रहे हो, आप इस सेल को बनाते हो पहले कॉम्पिटेंट। वो कॉम्पिटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, पहले तो वो एब्जॉर्ब करेगा। सेल यूजुअली एब्जॉर्ब ही नहीं करते किसी और का जेनेटिक मटेरियल, आप अपने सेल के पास रख के देखो किसी और का ऐसी जीन्स पास में रख दो, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा बेटा, पहले क्योंकि आपने कॉम्पिटेंट बनाया, आपने सेल के अंदर की फिजियोलॉजी इस तरीके से चेंज कर दी कि वो फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट करेगा, रादर एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरीके से जोश में है, जैसे आप लोग जोश में हो इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करने के लिए। तो उसके साथ साथ इसमें आप एक बात समझो, बैक्टीरिया ना बेटा, बैक्टीरिया को बहुत मन में बुरा लगता है, ये बैक्टीरिया ना बहुत ज्यादा दुखी रहता है। क्यों दुखी रहता है ये? क्योंकि बेटा ये बोलता है कि मैं कैसे डिवाइड कर सकता हूँ,
फिजन के साथ। मैं सिर्फ क्या बनाता रहता हूँ? क्लोन्स। कैसी रिप्रोडक्शन करता हूँ? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ये बैक्टीरिया दुखी रहता है बेटा। इसके पास क्या नहीं आ रही है? वेरिएशंस ही नहीं आ रही हैं। अगर इसके पास बेटा वेरिएशंस ही नहीं आएंगी, क्योंकि बेटा वेरिएशंस के लिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहिए, वो ये बेचारा कर नहीं पाता है ना। तो इसको इसको वेरिएशंस चाहिए, क्योंकि वेरिएशन होने से ही एवोल्यूशन होगा। और बैक्टीरिया समझदार है, उसको पता है वेरिएशन से फायदा है। तो इसलिए बेटा बैक्टीरिया ना एक स्पेशल तरीके का उसके अंदर पावर है, वो बाहर एक्स्ट्रा पड़े हुए जीन्स को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता है। और जब वो एक्सेप्ट, मैम आप मुझे इतना बता दो, फ्लो ऑफ लेक्चर में क्या मैं इनको आपको कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन अभी समझाना है या आप बाद में समझाओगे? मैम अभी तो नहीं बनाना, पर बच्चे को समझाने के लिए आप बता दो। अभी नहीं प्लान था तो मैम कोई बात नहीं, जब फ्यूचर में जैसे आपने प्लान किया हुआ वैसे चलते हैं। तो बेटा यहाँ पे इसीलिए जो आपका बैक्टीरिया है ना बेटा, वो बहाने से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ढूंढता है कि कहीं से मिल जाए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मैं एब्जॉर्ब कर लूं। ऐसा नेचर है बैक्टीरिया का। और कैसे कैसे एब्जॉर्ब करता है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन जो अभी हो रहा है, जो अभी आपने देखा कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों ने जेनेटिक्स में ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा है ना? पढ़ा है ना आप लोगों ने ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट में भी, कैसे बाहर रखा हुआ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर लिया था। कोई बात नहीं, जेनेटिक्स के भी लेक्चर चल रहे हैं, वो भी लगाते रहो यार। जेनेटिक्स के बेटा लेक्चर चल रहे हैं मैम, बच्चों को ज्ञान इस बारे में थोड़ा सा कि जेनेटिक्स का बेटा प्रिंसिपल चल रहा है, अभी जेनेटिक्स 1 चल रही है और जेनेटिक्स 2। तो बंट जाओ और ऐसा करो, रात को बैठ के देख लिया करो अगर आप लोग स्कूल में होते हो, है ना? मैंने कल भी बच्चों को बताया था कि हमने ना बहुत ही सही तरह से प्लानिंग की है कि एक तरफ जेनेटिक्स चल रही है, एक तरफ बायोटेक, क्योंकि बिना जेनेटिक समझ आए, आपको जब तक जीन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बायोटेक्नोलॉजी उन जीन्स को मैनिपुलेट कैसे करोगे। तो हाँ। कल आपने पढ़ा था, मेरी क्लास से पहले आप जीन्स का कॉन्सेप्ट कर चुके थे। हमने इसी तरह से क्लास अरेंज की थी कि पहले मैम आपको जेनेटिक्स में जीन समझा दें कि जीन क्या होता है, तो मैं उसकी इंजीनियरिंग कर लूंगी। तो बेटा अभी भी कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं किया तो अपने डाउट सवार के रखो, अपने पास बचा के रखो। जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस करने वाले हैं, इस ये वाला चैप्टर खत्म होगा उसके आगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ये मॉलिक्यूलर बेसिस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे ही ट्रांसडक्शन, ऐसे ही कॉन्जुगेशन। तो बेटा ये कुछ तरीके हैं जो आपके बैक्टीरिया ने चुन लिए हैं कि मैं तो एक्स्ट्रा जेनेटिक इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करूंगा। ठीक है, क्यों करना है? वेरिएशंस के लिए। ठीक हो है गया मैम? मैम? हाँ जी, हाँ जी। मैम समझ आ गया होगा आई होप हाँ, बच्चों मेरी को। मैम बच्चे देखो कितना प्यार भेज रहे हैं आपको। फैंटास्टिक। कह रहे हैं मैम प्लीज डोंट बी सो टेंस, जस्ट स्माइल एंड कीप गोइंग। गाइस माहौल थोड़ा सा ऐसा बनाया हुआ है, और दूसरा एक फेस्टिवल आ रहा है। मैम फेस्टिवल के बारे में बता दो आप। मैं बेटा फेस्टिवल आने वाला है, जैसे घर में फेस्टिवल होता है तो क्या होता है, फिर तैयारियां चलती हैं ना, तो हम लोग तैयारी ही कर रहे हैं इसकी। और उसके साथ हाँ, साथ सुबह से लेकर रात तक हम क्लास की तैयारी आपके साथ क्लास तो में होते हैं। जैसे दिवाली की तैयारियों से पहले बहुत तैयारियां करके आप थक जाते हो ना, तो हमारी ऐसी तैयारियां ही चल रही हैं। और हाँ, आज तो हमने बैक टू बैक क्लासेस ली हैं और बेटा गाइस। हमने वैसे ही लेनी है क्लासेस, क्योंकि जोश कम नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल। अपना भी नहीं होने देंगे, हम आप लोगों का भी नहीं होने देंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस लव। एंड मैम देखो कितने हार्ट्स भेजे, हर कलर के हार्ट्स भेजे हैं बच्चों ने। तो ठीक है, तो गाइस हम कर रहे थे बायोरिएक्टर्स। आई होप सबको समझ में आ गया। ठीक है, और ये भी मैम ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया। एंजाइम्स की बात कर रहे थे हमने कल, एंजाइम्स की बात की थी कि जब हमने, देखो वापस आओ जरा इस फ्लो चार्ट पे, इस वाले फ्लो चार्ट पे देखो। तो सोर्स लिया, सोर्स सेल से हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए की। ठीक है, तो क्या करना है, आपने डीएनए निकालना है। तो डीएनए निकालने के लिए सेल के बाकी सारी चीजों को हमने डिस्ट्रॉय कर देना है, प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय कर देना है। प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने क्या यूज किए, प्रोटीएसेस। क्या यूज कर लिए, प्रोटीएसेस। फैट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए लाइपेजेस। कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कार्बोहाइड्रेजेस, है ना। और जो बाकी कुछ बच गया उसके लिए लाइसोजाइम्स। आरएनए भी नहीं चाहिए हमें, तो उसको भी बर्बाद कर देते हैं, आरएनएजेस। ठीक है, तो ये सारे एंजाइम्स हमने यूज किए हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास बचेगा क्या, डीएनए। कल एक क्वेश्चन भी करवाया था कि कौन सा एंजाइम बिल्कुल यूज नहीं कर देना, दैट इज डीएनएजेस, है ना, नहीं तो डीएनए ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए हमारे पास आ गया, क्लियर। अब उस डीएनए को कट करना है, उसके टुकड़े करने हैं, और फिर उन टुकड़ों में से अपना एक पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है।
तो कट करने के लिए गाइस हमारे पास एक स्पेशल एंजाइम होता है, एंड दैट स्पेशल एंजाइम इज नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. दैट एंजाइम इज नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. ये क्या करेगा? डीएनए को कट करेगा. ठीक है, कट कर लेंगे इस एंजाइम के साथ. क्या होता है आज हमने ये मेनली पढ़ना है. अच्छा, कट कर लिया तो बहुत सारे टुकड़े मिल गए. बहुत सारे टुकड़ों में से एक अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये सेपरेशन में हेल्प करेगा. एक बच्चे का डाउट भी आ रहा था कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का काम क्या होता है, तो उसका काम होता है सेपरेट करना. ठीक है, वो भी हम करेंगे एक एक करके. सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़नी है. आज के लेक्चर में गाइस हम मेनली जिसपे फोकस करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ऐसे एंजाइम्स जो कि कट करेंगे डीएनए को. अब आ जाओ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पे, और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों कहते हैं. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम गाइस डीएनए को कट करेगा, पहली बात. ठीक है, ये क्या करेगा? ये डीएनए को कट करेगा. तो डीएनए को कट करने वाले क्या होते हैं? डीएनएजेस. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को कट कर रहे हैं, तो न्यूक्लिक एसिड को कट करने वाले की कैटेगरी कौन सी होगी? न्यूक्लियेजेस. लेकिन वो न्यूक्लियेजेस आरएनएजेस भी हो सकते हैं, डीएनएजेस भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या किसको कट कर रहे हैं? डीएनए को. तो कौन सा यूज हो रहा है? डीएनएजेस. ठीक है, सवाल ये कि इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों बोला है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसलिए बोला है क्योंकि ये एक रिस्ट्रिक्टेड साइट पे एक्ट करता है. ये एक पर्टिकुलर साइट पे एक्ट करेगा. ठीक है, वो तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा. नाउ देखो, ये चीज बता दी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं दे बिलोंग टू अ लार्ज क्लास नोन एज न्यूक्लियेजेस. ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक्सो एंड एंडो. ठीक है, तो अब देखो ये डीएनएजेस की टाइप है, और डीएनए को अब किस जगह पे ये कट करता है? सी, दिस इज योर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड है ना. दिस इज योर डीएनए. क्लियर? अब डीएनए को कहां से कट करेगा ये डिटरमिन किया जाएगा. अगर तो गाइस एंड से कट करता है, जो भी एंड से कट करेगा उसको बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियसिस. ये भी एक्सो, ये भी एक्सो. अगर वो बीच में से कहीं से कट करता है, यहाँ बीच में से कहीं कट करता है, तो इसको बोलेंगे एंडोन्यूक्लियसिस. एक्सो मीन्स बाहर, एंड से कट करेगा, एंडो मीन्स बीच में से कट करेगा. तो एक्सोन्यूक्लियसिस न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव करते हैं एंड्स ऑफ डीएनए से, और एक्सोन्यूक्लियसिस कट करते हैं स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए. स्पेसिफिक वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी स्पेसिफिक की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन. मैम आप कुछ ऐड करना चाहते हो? श्योर मैम, बीच बीच में आप भी ब्रेक लेते रहो मैम. हाँ. बैठ जाओ आप भी. तो बेटा ये जो आपका डीएनए है, मैम ने इतनी सुंदर डायग्राम बनाया है डीएनए का. मुझे ये बताओ डीएनए किस चीज का बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है ना डीएनए. तो न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ डीएनए, तो और उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स के आपके बीच में आपने बॉन्ड भी बहुत तरीके से के पढ़े हुए हैं, है ना. अब तो एंड टाइम आ गया, मुझे लगता है आप सबने पढ़ लिया है. ठीक है, तो बेटा किस बॉन्ड को तोड़ता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? मुझे ये बताओ. 3 तरीके के बॉन्ड, चलो मैं आपको बॉन्ड भी लिख देती हूँ बेटा. मैम ये क्वेश्चन आपने पूछ लिया ना, बहुत ही अच्छा किया. मैं पूछने ही वाली थी इनको. मैम यहीं पे पूछना था आपने या बाद में? मैम आप पूछ डालो, अब तो पूछ डालो. तो बेटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे अटैक कर रहा है, नहीं तो ये बताओ कि ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पे अटैक कर रहा है. अदर ऑप्शन इज हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े जा रहे हैं. बेटा ये अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स हैं आपके डीएनए के अंदर. एच बॉन्ड्स, बताओ कौन से बॉन्ड्स को तोड़ता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? जब ये डीएनए को काटेगा तो ये कौन से बॉन्ड को तोड़ेगा? बताइए जल्दी से बता दो, किस बॉन्ड को तोड़ रहा है? मैम आंसर दिया है किसी बच्चे ने? दिल आ रहे हैं आपके लिए, आंसर भी आता ही होगा. मैम ये दिल है हमारे नीट स्टार्स के लिए. बोर्ड एग्जाम से पहले नीट वाला कार 98 कोर्स फिनिश हो जाएगा? नहीं बेटा, अगर देखो बहुत अच्छे से करें तो शायद नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि आपको पता लग ही गया होगा, हम लोग भगा नहीं रहे हैं, हम लोग उस तरीके से कर रहे हैं कि समझ आए और मजा आए. तो शायद तो नहीं हो पाएगा बेटा, बोर्ड एग्जाम से पहले नहीं हो पाएगा. मैम शिखा का आंसर आ गया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. मजेदार, वेल डन शिखा. तो आंसर है, बताया है मैम, स्नेहा ने भी बताया है, और किसने? शाबाश बेटा, रूबी बॉय ने बताया. वेरी गुड, वेरी गुड. फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बेटा इस पे अटैक होता है. और डीएनए का स्ट्रक्चर अच्छे से किस में समझेंगे? जेनेटिक्स के लेग के सेकंड चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस में. ठीक है मैम,
मिल गया आपको थोड़ा सा रेस्ट। मिल गया, थैंक यू सो मच मैम। तो देखो, तो ये सारे बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। कुछ बच्चों ने हाइड्रोजन बॉन्ड लिखा था गाइस, हाइड्रोजन बॉन्ड तो तुमने गड़बड़ कर दी। हाइड्रोजन बॉन्ड तो प्रेजेंट होता है दो स्ट्रैंड्स के बीच में, तो वो दो स्ट्रैंड्स को जब हमने सेपरेट करना है ना, जब दो स्ट्रैंड्स को, ये एक स्ट्रैंड को और दूसरे स्ट्रैंड को सेपरेट करना है, तब हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा जाता है। पीसीआर जब पढ़ेंगे ना तब आएगा, कैसे तोड़ा जाता है वो भी बताएंगे। आ हाय जाओ मैम। पूजित, यस आई रिमेम्बर यू, यू वर माय स्टूडेंट। हाय। चलो, तो अब गाइस देखो, तो इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखेंगे। देखो, दो तरह के हमने न्यूक्लियसेस किए, ठीक है। एक एक्सो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ये तो है ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल कि किसको कट कर रहा है। अगर तो डीएनए को कट करेगा तो डीएनएजेस, आरएनए को कट करेगा तो आरएनएजेस। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन कि वो बीच में से कट कर रहा है या बाहर से कट कर रहा है, न्यूक्लियसेस हमारे पास दो तरह के हैं, ठीक है। बेसिस ऑफ पोजीशन पे न्यूक्लियसेस दो तरह के हैं, एक होता है एंडो और दूसरा होता है एक्सो। और मैंने तुम्हें बता दिया, एक्सो बाहर से कट करेगा, एंडो बीच में से कट करेगा। और मैम ने अभी आपको पूछा क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने तो नाक रख ली मेरी, बहुत ऊंची नाक है गाइस। हाय श्री अक्षय, यस। यार मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही है बच्चों, हेलो। मैम बहुत स्वीट लगता है ना जब आपके अपने स्टूडेंट्स आपको इतना प्यार भेजते हैं। हाँ, पर फिर आने वाले बच्चे हमारे, हेलो गाइस। मुझे भी कुछ बच्चे भेज रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे मैम नाराज होके बैठे हैं। ना मान जाएंगे। चलो, उसके बाद आते हैं एंडोन्यूक्लियस पे। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ा जाएगा। चलो, अब गाइस यहाँ पे समझना, ये जो एंडोन्यूक्लियस है ना, ये एंडोन्यूक्लियस तीन क्लासेस को बिलोंग करते हैं, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3, ठीक है। तो ये तीन क्लासेस को बिलोंग करते हैं, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। अब क्वेश्चन ये है कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान बायोटेक्नोलॉजी में कौन से एंडोन्यूक्लियसेस यूज करते हैं। अब ये है आज का सवाल, ठीक है। तो गाइस याद रखेंगे कि जो एंडोन्यूक्लियसेस यूज किए जाते हैं वो बिलोंग करते हैं क्लास 2 को, क्योंकि दे विल कट एट स्पेसिफिक लोकेशंस। जहां पे हम वार करना चाहते हैं वहीं पे वार होगा, वहीं से डीएनए कट होगा, रैंडम लोकेशंस पे नहीं कट होगा। इसीलिए ना क्लास 1 यूज करनी है ना क्लास 3 यूज करनी है, हमने क्लास 2 यूज करनी है, क्योंकि 1 और 3 जो है वो रैंडमली कहीं पे भी कट कर देते हैं। हमने यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक काम करना है, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्लास 2 वाले हमने यूज करने हैं। इज दैट क्लियर गाइस? ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है क्या? ये ऐसे न्यूक्लियसेस हैं जो डीएनए को पर्टिकुलर साइट पे कट करेंगे। क्लास 2 एंडोन्यूक्लियसेस विल बी यूज्ड हियर। अच्छा गाइस, इनको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर्स। सीजर मींस जो कट करेगी, है ना। मॉलिक्यूल कौन सा कट हो रहा है यहाँ पे? डीएनए, तो वी कॉल देम मॉलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है। तो ये हो गया इनका घर का नाम, मॉलिक्यूलर सीजर्स। ओके, अब देखो गाइस, अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ना, ये स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करते हैं, इसीलिए हमने इनको क्या बोला है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब ये स्पेसिफिक लोकेशंस होती कौन सी हैं? देखो, जिन स्पेसिफिक लोकेशंस पे कट करते हैं उनको गाइस बोला जाता है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। उनको क्या बोला जाता है? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। ये उनका नेचर है बेसिकली, लेकिन उनको हम बोलते हैं recognition sites या क्लोनिंग साइट्स या फिर रिस्ट्रिक्शन साइट्स। तो जिस जगह पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे? या तो रिस्ट्रिक्शन साइट बोल देंगे, या क्लोनिंग साइट बोल देंगे, या रिकॉग्निशन साइट बोल देंगे। अब जहां पे वो कट करता है वो कैसी जगह होनी चाहिए? वो होना चाहिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब देखो पैलिंड्रोमिक क्या होता है? मैम आपको कोई ऐसा नाम याद है किसी अपनी क्लास के बच्चे का जिसको आगे से पढ़ लो या पीछे से पढ़ लो वो एक ही नाम बनता है? नहीं, पर मुझे पता है मॉम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, रेडार पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ओ, पर मुझे कोई नाम नहीं याद आ रहा। देखो, मॉम लिख लो, इधर से भी और इधर से भी मॉम बनेगा। मलयालम लिख लो, ये आपकी एनसीईआरटी ने एग्जांपल दी हुई है। मैम मेरे मेरे एक भाई का नाम है नितिन, ओ आगे या, से पीछे से नितिन तो नितिन ही रहेगा। अपना नाम मैम दैट्स क्या वेरी बनता गुड। है? चलो आप मैम जाके अपना नाम सोचो उल्टा क्या बनता है। मेरा तो अनीत करके कुछ बन रहा होता है। इट इज नॉट अ गुड नेम टीना, आई रियली लाइक। चलो,
तो गाइज ये देखो, जो नाम आगे पीछे से पढ़ने पे सेम रीड करते हो, ठीक है, उनको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। जैसे मैम ने बताया कि मॉम, या फिर मलयालम, पढ़ लो तुम इधर से भी मलयालम, इधर से भी मलयालम। मैम ने एक और नाम बताया था, रडार, ये देखो, इधर से भी रडार बनेगा, इधर से भी रडार बनेगा। तो ऐसे नामों को क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम। ये तो हो गए आम नाम, ठीक है ना। अब जरा आते हैं जेनेटिक्स पे, वापस आते हैं जेनेटिक्स पे। तो देखो, अब जेनेटिक्स के केस में न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनेंगे। जेनेटिक्स के केस में न्यूक्लियोटाइड ऐसे बनता है, ये देखो, दिस इज वन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। यानी कि अगर मैं दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को सेम डायरेक्शन से पढ़ती हूँ, यानी कि इधर भी मैं 5' से 3' की तरफ आ रही हूँ, इधर भी मैं 5' से 3' की तरफ आ रही हूँ, अगर मैं सेम ओरिएंटेशन रखूँ तो उस सिचुएशन में सेम रीड करेगा। इधर से भी GAATTC और इधर से भी 5 की तरफ से जब मैं 3 की तरफ आऊंगी तो GAATTC। ओरिएंटेशन सेम रखनी है गाइस। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो जो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, वहां पे जो सेम रीड करने वाला 4 या 6 न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ सीक्वेंस है, उसको हम बोलेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और हमारे जो एंजाइम्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये सिर्फ ऐसी ही लोकेशन पे कट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। तो देखो, पैलिंड्रोम होता क्या है, अब ये आपको 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, देखो, पैलिंड्रोम वेयर द वर्ड इज रेड इन बोथ द डायरेक्शंस, पैलिंड्रोम इन डीएनए, ठीक है ना, ये तो वर्ड हो गया। डीएनए में पैलिंड्रोम क्या है, इन डीएनए is a sequence of base pairs that reads the same on the two strands when orientation is kept the same। ये जरूर लिखना है, ओरिएंटेशन सेम रखनी है, क्योंकि अगर ओरिएंटेशन सेम नहीं रखोगे फिर थोड़े सेम जैसे हम रीड कर रहे हैं, यहाँ से भी 5 की तरफ से 3 की तरफ जाओ, इधर भी 5 से 3 की तरफ जाओ, तब ये सेम रीड करेगा। गट्टक बोल देते हैं इसको हम इन शॉर्ट, ठीक है। अब यहाँ हर एक पैलिंड्रोम के लिए, हर एक रिकॉग्निशन साइट के लिए एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ के लिए गाइस, यहाँ के लिए जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसका नाम है, अब वो नाम कैसे बना वो भी हम देखेंगे, उसका नाम है ECORI-1। अब ये ECORI-1 इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या है, ECORI-1, ठीक है। ये बहुत बार नाम आने वाला है, ECORI-1। ये नाम कैसे रखा, ये चोनू मोनू जैसा नाम तो है नहीं कि घर वालों ने कुछ भी रख दिया। यहाँ पे नाम जो है ये बहुत ही सोच समझ के रखे जाते हैं। देयर आर प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड, ठीक है, नामकरण करते हुए। अब ये जो ECORI-1 है ये हमेशा इसी लोकेशन पे एक्ट करेगा। अगर मान लो ये ऐसा हो गया, GATTCC और इधर से भी ऐसा, तो यहाँ पे ये तो मैम मैंने गड़बड़ कर दी ना, नहीं ठीक किया, ठीक किया है ना, नहीं 2 बार हो गया मैम नीचे। ओके ओके सॉरी, ठीक है, अब ठीक हो गया। तो नाउ सी, अब ऐसी सिचुएशन में गाइज, अब ऐसी सिचुएशन में ECORI-1 विल से कि मैं तो काम नहीं करता, तो मुझे तो यही वाला सीक्वेंस ला के दो, मैं इसी पे एक्ट करूंगा। बात समझ में आई गाइस। तो इस तरह से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं ना, उनकी एक्टिविटी बहुत ही स्पेसिफिक होती है। वो वो बहुत ही जिद्दी होते हैं कि हम तो इसी पे काम करेंगे। इज दैट क्लियर? दे वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्टिविटी। तो देखो, जब भी एक रिकॉग्निशन साइट आता है तो वो क्या करता है, पढ़ लेते हैं एक बार एनसीईआरटी। तो ये एंडोन्यूक्लियस दे फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ, पूरे डीएनए में से, पूरी लेंथ ऑफ डीएनए में से ढूंढते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, और जैसे उनको अपनी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट मिलती है उसके साथ बाइंड करेंगे, उसको कट करेंगे और 2 स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर देते हैं एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आ जाओ मैम जरा बताओ। और वही वाला जो हमने क्वेश्चन बात की थी, कहाँ पे, ये देखो, डीएनए के जो हेलिक्स है बेटा, दे कट ईच ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स। जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स है, दोनों को कट करेंगे। और कहाँ पर कट करेंगे, द शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और कौन सा बॉन्ड टूट रहा है यहाँ पे? शुगर और फॉस्फेट के बीच में। वैसे डीएनए में आप बताओ कौन सा बॉन्ड होता है? न्यूक्लियोटाइड के अंदर जब न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं बेटा, जब न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं तो शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? आप लोग भी बता दो, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हो आप लोग, आप लोगों की अभी अभी पढ़ाइयाँ चल रही हैं, पेपर आप लोगों ने देने हैं। कौन सा वाला बॉन्ड होता है शुगर और फॉस्फेट के बीच में? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो यही वाला बॉन्ड वो तोड़ते हैं।
फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ा जाता है। ठीक है, चलो मैम आई थिंक ये कवर कर लिया ना आपने। नेक्स्ट, ये मैम मैंने कवर कर लिया। ठीक है, मैम तो अब बच्चों को जैसे आप ही बता दो कि ये कट कैसे करेगा। चलो, अब जैसे मैम ने आपको बता दिया था हम किस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं इको R1 की। पता है ऐसा होता है जो हमारे टीचर्स बोलते हैं ना वही हम बोलते हैं। जैसे अब मैम के टीचर इसको क्या बोलते हैं, इको R I, तो मैम इको RI बोलते हैं इसको हमेशा, और मेरे मुंह से हमेशा इको R1 निकलता है क्योंकि मेरे टीचर वो बोलते हैं, है ना। तो अब आप लोग आप लोग बेचारे, आप लोग सोच लो, आप लोगों के पास दो दल हैं चूज करने के लिए, आप क्या बोलोगे। तो बेटा ये है इको R1, ठीक है, ये है आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जैसे मैम ने बताया ये है जिद्दी एंजाइम, है ना, इसने चूज किया हुआ है अपना सीक्वेंस जहां पे ये काटेगा। ये बेटा आपके डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये आपके डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है। अच्छा, आप ये चीज ना एक और क्वेश्चन बन जाता है एमसीक्यू में कई बार, वो आप मैंने फटाफट यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, और मैं 100% कॉन्फिडेंट कि यही ऐसे ही है, यहाँ पे 5 ही आएगा। अब तो ऊपर 3 भी तो आ सकता था, तो मुझे कैसे पता कि यहाँ पे 5 ही आएगा। कोई बता सकता है बच्चा, मुझे कितना इतना कॉन्फिडेंटली मैंने कैसे लिख दिया। मैम किसी बच्चे ने हिंट दिया अभी तक? जागो हमारे सितारों बेटा, बेटा दिल तो मुझे पता है आप लोगों ने दिया है हमें थोड़ा थोड़ा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। मुझे तो बेटा मैं आपको बताती हूँ कैसे पहचाना मैंने। बेटा ये जो इको R1 का सीक्वेंस है ना, गाटक, इसको बोलो गाटक, गाटक का जी है ना जो, वो हमेशा बेटा 5 एंड पे रहेगा। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि ये जो गाटक सीक्वेंस है वो कट करते हुए ना आपको ऐसे 2-3 ना ऑप्शंस दे देंगे, बोलेंगे गाटक के जी के सामने लिख देंगे 3 नहीं, गाटक का ये जो जी है ना बेटा, इसके सामने इसके इस तरफ हमेशा 5 एंड होगा। अगेन ये देखो, ये सी हो गया तो सी के सामने 5 नहीं आएगा, 3। इधर ये जी है ना, इसके सामने हमेशा 5 एंड होगा। ऐसे आप पहचान सकते हो ये कौन से वाला स्ट्रैंड है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कटिंग की। तो इको R1 फटाफट आपकी मॉलिक्यूलर सिजर आएगी और ये दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड था, जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड था, पहले इसको तोड़ देगी पहले कि चलिए दूर दूर हटिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, कोरोना का टाइम चल रहा है। और बेटा यहाँ पे भी देखो जी और ए के बीच में यहाँ पे कट किया, इधर भी कहाँ पे जाएगी, हमेशा जी और ए के बीच में ही लोकेशन ढूंढकर वहां पर कट करेगी। ठीक है बेटा, और अब देख लो फिर, तो अब आपका स्ट्रैंड, ये एक स्ट्रैंड है, ये नीचे वाला, ये स्ट्रैंड अब यहाँ पे अलग कर लेते हैं। तो अब ये आपस में इकट्ठे क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि बेटा इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड का कुछ नहीं बिगड़ता, ये आपस में इकट्ठे रहेंगे। इधर ये जी भी इसके साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि इनका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी सलामत है अभी तक, ये आपस में जुड़े रहेंगे यहाँ पे। और फिर यहाँ से ये वाला स्ट्रैंड तो आपस में जुड़ा, ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, ये दो स्ट्रैंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स के हेल्प से। बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे फिर कट आ गया, तो ये इस तरीके से एक आपके पास टुकड़ा आ गया डीएनए का, और ये इधर आपके पास ए, जी और ए के को सेपरेट कर दिया, इनका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तोड़ दिया, दूसरा टुकड़ा आपके पास ये वाला आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को किस तरीके से दो पीसेस में तोड़ दिया गया आपके डीएनए को। मैम कुछ डाउट? मैम यस, रोशनी पंजाबी का क्वेश्चन आ रहा है, वो पूछ रही है कि इसको हमेशा हम 5 से 3 डायरेक्शन की तरफ ही क्यों लेते हैं। बेटा क्योंकि ना जब आपका डीएनए स्ट्रक्चर में, और रोशनी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ बेटा, पर मेरे पुत्र पंजाबी हो ना तो इसलिए बोल रही हूँ पुत्र, ये जो क्वेश्चन है ना ये ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस वाले लेक्चर लगाओगे उसमें, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर देखना है। बेटा न्यूक्लियोटाइड्स के एंड में ना 2 ग्रुप्स लगे होते हैं, अगर नहीं समझ आएगा अभी तो टेंशन मत लेना, वहां पे उस क्लास में लेक्चर लेंगे। बेटा अगर तो एंड में फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ नजर आएगा आपको, एक मिनट इसको इरेज करते हैं बेटा, अगर तो न्यूक्लियोटाइड के एंड में आपको फॉस्फेट ग्रुप नजर आया तो बेटा वो 5 एंड होता है।
और अगर न्यूक्लियोटाइड के एंड में जो ग्रुप आपको नजर आ रहा है वो OH ग्रुप है तो वो 3' एंड होता है। इस तरीके से हमारे डीएनए के मतलब डीएनए को अगर पीछे से पूंछ देखोगे ना, डीएनए का एक एंड देखने की कोशिश करोगे तो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। तो दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड के तो एंड में आपको OH ग्रुप दिखेगा, जो OH ग्रुप वाला हो गया वो आपका 3' एंड हो गया। दूसरे स्ट्रैंड के एंड में आपको फॉस्फेट ग्रुप दिखेगा, जिसके एंड में आपको फॉस्फेट दिख रहा है वो आपका 5' स्ट्रैंड होगा। और 5' स्ट्रैंड के सामने क्या आएगा? घातक का G। ठीक है, बाकी डिटेल बेटा यहाँ पे नहीं करेंगे, नहीं तो ये चैप्टर छूट जाएगा और मॉलिक्यूलर बेसिस यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ये नहीं करना है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस का शेड्यूल आपका बना हुआ है, वहां पे जाके पढ़ेंगे इसको। हम थोड़ा बहुत क्लियर हुआ उसको, रोशनी को? ठीक है, इनका बच्चों का क्लियर हो डन। चलो बेटा, अब फिर से देखो, ये आ गया आपका इको R1 और ये आपने देखा जब इको R1 ने डाइजेस्ट किया भी डाइजेस्ट करते हैं फूड को, क्या करते हैं? छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, एसिमिलेट कर लेते हैं फूड को अपने को, है ना। तो बेटा जब आपने जब डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया इस एंजाइम ने, उसको टुकड़ों में तोड़ा, तो फिर ये टुकड़े कैसे बने? देखो, क्या इवन एंड बने? नहीं, ये कुछ इस तरीके के टुकड़ा हमने पीछे देखा था, उसमें ना बेटा यहाँ पे ये एंड हो गए अनस्टेबल। ये एंड इतने ज्यादा अनस्टेबल क्यों है? यहाँ पे ये अनस्टेबल और यहाँ पे ये अनस्टेबल, ये इतनी अनस्टेबिलिटी क्यों? जब आप इमेजिन करो, आप 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को, नहीं तो H2 होता है ना, आप हाइड्रोजन को अलग कर दो, H और H को अलग कर दो, क्या ये अनस्टेबल नहीं हो जाता? ये आपस में फिर से चिपकना चाहता है, ये आपस में फिर से स्टिक करना चाहता है। ऐसे ही बेटा ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड आपने तोड़ दिया, अब वो फिर से मचल रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि वो कैसा हो गया है? वो अनस्टेबल हो गया है। तो ऐसा एंड इसको बोलते हैं स्टिकी एंड, जो कि आगे से अपने पार्टनर के साथ, अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर स्टेबल होना चाहता है। ठीक है बेटा, ये अब वहीं पे अगर आप एक दूसरा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम देखो तो ये है उसका सीक्वेंस। ठीक है, तो बेटा ये था एंजाइम, ये है उसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस CCC GGG। तो बेटा जब ये एंजाइम ने इसको डाइजेस्ट किया तो ये काटता है C और G के बीच में, ये वाली लोकेशन पे ये कट करता है, C और G के बीच में कट करता है। इसने इसको कट किया, ये वाला कट, तो 2 हिस्से बन गए। अब बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड सलामत है? जी सरकार। इधर हाइड्रोजन बॉन्ड सलामत है? जी सरकार। तो क्या ये स्टेबल नहीं होगा? ये है, ये कैसा है बेटा? ये है स्टेबल। तो क्या इसका मन करेगा कि मैं फटाफट किसी और के साथ चिपकूं या स्टिकी रहूं? नहीं, क्योंकि इसका दोस्त तो इसके पास है ना यार, जैसे हम लोग स्टेबल फील करते हैं क्योंकि हम दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ हैं, हम एक दूसरे के साथ खुशी से काम कर रहे हैं, तो बेटा हम लोग स्टेबल फील करते हैं, है ना। ऐसे ये भी है, देखो इनके फ्रेंड्स इनके पास हैं तो ये भी स्टेबल फील कर रहे हैं, और ये वाले परेशान है, इनके दोस्त आप, इनका कॉम्प्लीमेंट आप छीन के ले गए तो ये हो गए अनस्टेबल और ये बन गया स्टिकी एंड। तो स्टिकी एंड और ब्लंट एंड 2 तरीके के एंड्स बन सकते हैं आपके एंजाइम्स के साथ। अगर आपकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इस तरीके से अलाइन हो जाएगी कि स्टिकी के जो कट करने वाले पॉइंट है ना बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो बेटा ब्लंट एंड क्रिएट हो जाएगा। अगर कट, जहां पे कट आएगा वो जो सीक्वेंसेस हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर नहीं लाई करेंगे, तो बेटा स्टिकी एंड क्रिएट होगा। आपको कैसे एंड चाहिए? आप तो कैसा डीएनए बनाना चाहते हो? आप बनाना चाहते हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ऐसा डीएनए जिसके अंदर आप फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करोगे। आपको कैसा एंड चाहिए? फ्रेंडली एंड्स चाहिए आपको, और फ्रेंडली एंड्स कौन से हैं? स्टिकी एंड्स। ये हैं आपके फ्रेंडली एंड्स, आपको स्टिकी एंड्स चाहिए। मैम हम ये भी कह सकते हैं ना कि स्टिकी एंड्स मैम ये भी कह सकते हैं, इससे तो मुझे पाठक सर याद आ जाते हैं। ओ पाठक सर की फिजिक्स पाठशाला पहुंच रहे हो ना? अटेंडेंस पूरी चाहिए आप लोगों की, क्योंकि बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अब पूरा हो चुका है और अब आप लोगों को अपनी पूरी तैयारी करनी है। चलो, तो मैम ये भी हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट और सेकंड न्यूक्लियोटाइड के बीच में ये एंजाइम एक्ट करता है तो क्या बनेंगे? स्टिकी एंड्स बनेंगे। और अगर बिल्कुल राइट इन द सेंटर ये एक्ट करता है तो क्या बनेंगे? ब्लंट एंड्स बनेंगे। ठीक है,
चलो, तो मैम ने ये बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। मैम अब ये भी आप, चलो ये मैं पढ़ा देती हूँ, ठीक है। मैम आपका मन कर रहा है ना कि मैं ले लूं? हाँ मैम, बस मैं ले लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। देखो, अब आता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पे, ठीक है। तो गाइस देखो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इन द ईयर 1963, the two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated. One of these added methyl groups to the DNA while the others cut DNA. The later one was known as restriction endonuclease. आ जाओ। तो अब देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डिस्कवर कैसे हुए, ठीक है। तो डिस्कवर ऐसे हुए गाइस, 1963 में दो एंजाइम्स जो हैं वो ऐसे आइसोलेट किए गए थे जो कि बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते थे। बैक्टीरियोफाज क्या होता है? बैक्टीरियोफाज ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। देखो, इम्यून सिस्टम सबके पास है, कोई भी किसी के अंदर फौरन आ गया तो उसको भगाया जाएगा। अब बैक्टीरिया ने भी अपना ऐसा कुछ एक सिस्टम जनरेट किया हुआ कि अगर वायरस उसको अटैक करेगा तो वो खुद को कैसे प्रोटेक्ट करता है ना। तो बैक्टीरिया के पास गाइस होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, उसके पास और बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि वो अपने अंदर आने वाले फॉरेन डीएनए को कट 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 करके भगा देगा, ठीक है। तो हुआ 1963 में क्या कि दो एंजाइम्स ऐसे डिस्कवर किए गए, ऐसे आइसोलेट किए गए जो कि वायरस की ग्रोथ को क्या करते थे? रोकते थे, ठीक है। ई कोलाई के अंदर अगर वायरस एंटर करता है तो वायरस को मल्टीप्लाई नहीं होने देते। उनमें से एक ऐसा था जो डीएनए के पीछे मिथाइल ग्रुप्स अटैच कर देता है। अब मिथाइल ग्रुप्स क्यों अटैच किए जाते हैं ये मैम के साथ तुम कंटिन्यू करोगे इन द चैप्टर ऑफ मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, ठीक है। और दूसरा कैसे करता था? वो कट कट कर देता था, है ना। दूसरे को मारने के दो तरीके, या तो उसको रोक दो या उसको मार दो। तो ये उसके डीएनए को कट करने लगा। जो कट कर देता था डीएनए को, उसको हमने क्या कह दिया? उसको हमने बोल दिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब सबसे पहली बार जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था उसका नाम था हाइंड 2। ये याद रखना है, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू बी डिस्कवर्ड वाज हाइंड 2, जो कि स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड पे एक्ट करता था एंड कैरेक्टराइज्ड 5 years later, ठीक है। ये बाद में निकला था। इट वॉज फाउंड दैट हाइंड 2 ऑलवेज कट्स द डीएनए एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ 6 बेस पेयर्स। तो गाइस मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो जिस जगह पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन सीक्वेंस, रिकॉग्निशन साइट, क्लोनिंग साइट, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन साइट तो कुछ भी बोलो, रिकॉग्निशन साइट, रिस्ट्रिक्शन साइट या क्लोनिंग साइट। और वो जनरली 6 बेस पेयर्स का या फिर 4 बेस पेयर्स का बना होता है। जनरली तुम्हें 6 दिखेंगे, वी विल सी सम एग्जांपल्स टू, ठीक है। और मैम ने अभी बता दिया कि उसमें या तो बिल्कुल सेंटर में से कट करोगे तो ब्लंट एंड्स बनेंगे, अगर फर्स्ट और सेकंड में से बीच में से कट करोगे तो फ्रेंडली स्टिकी एंड्स बनेंगे, ठीक है। नाउ सी बिसाइड्स हाइंड 2, आज हमारे पास गाइस देखो, आज हमारे पास 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मिले हैं, ठीक है। किसमें से हमने निकाले हैं? सिर्फ 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बैक्टीरिया ने अपने अंदर इवॉल्व किए हैं, लेकिन हम उन बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन्स को स्टडी कर चुके हैं और उसमें से 900 एंजाइम्स एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है, ठीक है। सो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारी रिसर्च पॉसिबल है गाइस। नाउ सी, तो ये रिकॉग्नाइज करेंगे अलग अलग हमारे रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस को। हो गया गाइस। अब ये देखो हर्बर्ट बॉयर, मैम आपने मुझे कहा था ना आप हर्बर्ट बॉयर के बारे में बच्चों को बताना चाहते हो। हाँ जी, आप श्योर ले आओ। ले आओ दो, वाह। बीच में पंजाबी गलती से बाहर आ जाती है मेरी। चलो, तो बेटा 1966 में, ये साल पता नहीं मुझे क्या शौक चढ़ते हैं पढ़ाने के वाले, तो बेटा बॉयर ने ऑब्जर्व किया कि जो आपके कुछ एंजाइम्स हैं वो डीएनए को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में कट कर सकते हैं। तो हमारे सर जो कि बॉयर सर हैं, उन्होंने डिस्कवर किया कि कुछ एंजाइम हैं जो डीएनए स्ट्रैंड्स को एक पर्टिकुलर फैशन में कट करते हैं और जिससे कि स्टिकी एंड्स, बेटा ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था कि आपने डीएनए को ऐसे, आप सोचो ना, आपने डीएनए लिया मेरा, आपने डीएनए लिया किसी भी और XYZ बैक्टीरिया का, नहीं तो प्लांट का, तो आप मेरे डीएनए को और प्लांट के डीएनए को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करो,
तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स बन जाएंगे, दोनों डीएनए इस तरीके से कटेंगे कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। अमेजिंग, दुनिया बिल्कुल क्रेजी हो गई, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट पागल हो गए उसके पीछे कि यार वाह, हम डीएनए जोड़ सकते हैं, फिर तो हम क्या नहीं कर सकते, क्या क्या नहीं बना सकते। ठीक है बेटा, तो स्टिकी एंड्स ये चीज किसने पहली बार खोजी? हर्बर्ट बॉयर ने ढूंढा कि भाई स्पेशल तरीके के एंजाइम्स हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो क्लिप्ड एंड्स हैं, ये जो कटे हुए एंड्स हैं, मेड पेस्टिंग टुगेदर पीसेस ऑफ डीएनए। अब मेरा डीएनए भी काटो, प्लांट का डीएनए काटो और जोड़ दो। तो ये जो स्टिकी एंड्स बन रहे हैं, इससे दो डीएनए को जोड़ना आपस में बहुत ही ज्यादा आसान काम हो रहा था। तो अब फिर इसी डिस्कवरी से के टाइम पे एक और साइंटिस्ट भी काम कर रहे थे। बेटा, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन टू पीपल कम टुगेदर। ठीक है मैम, दूर दूर से सपोर्ट दे दो, बस हाई फाइव दे दो यहीं से। तो बेटा, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन टू पीपल हु आर लाइक माइंडेड एंड दे कम टुगेदर। ऐसा ही कुछ हुआ बॉयर और कोहेन के साथ, स्टैनली कोहेन के साथ। कोहेन उस टाइम पे पढ़ रहे थे प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड क्या है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो कि किस में प्रेजेंट है? बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो वो प्लाज्मिड के बारे में पढ़ रहे थे और उन्होंने देखा कि अच्छा, मैं इन प्लाज्मिड्स को निकाल भी सकता हूं, मैं रिमूव कर सकता हूं इन प्लाज्मिड्स को बैक्टीरिया के अंदर से, और मैं रीइंसर्ट कर सकता हूं। कमाल हो गई। तो यहीं से इन दोनों ने मिल के काम करना शुरू किया कि देखो भाई, स्टैनली कोहेन ने बताया मुझे मैं तो निकालूंगा प्लाज्मिड को, मैं डीएनए से बाहर निकाल सकता हूं, तुम उसको कट करवा देना अपने, और बोयर जी तुम उस डीएनए को कट करवा देना अपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, किसी और नए डीएनए के साथ जोड़ भी देना, फॉरेन डीएनए भी उसमें इंट्रोड्यूस कर देना, और फिर तुम मुझे वो जो बना के दोगे ना, वो मैं वापस रीइंट्रोड्यूस भी कर दूंगा। तो क्या बात हुई? कोहेन का क्या रोल था? मैम कहाँ पे लिख दूं? मुझे ना सुंदर स्लाइड खराब करने में बहुत मजा आता है। मेरे पुराने स्टूडेंट्स बता सकते हैं कि मैं कितनी सुंदर स्लाइड्स खराब कर सकती हूँ। तो बेटा ऐसे ही तो कोहेन ने क्या काम किया कि ये अगर बैक्टीरिया है, ये उसका प्लाज्मिड है, उसने प्लाज्मिड बाहर निकालना सीखा। इसमें बॉयर का क्या रोल था? बॉयर ने इस प्लाज्मिड को कट करने का तरीका पहले ही ढूंढ लिया था इसके, और कट करके आपने इसके अंदर फॉरेन जीन भी इंट्रोड्यूस कर दिया। ये कंट्रीब्यूशन किया हमारे बॉयर ने, ये फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने, इसको हटा दिया, इतने पार्ट को नया इंट्रोड्यूस कर दिया, ये रिकॉम्बिनेंट बन गया। और फिर हमारे स्टैनली कोहेन, उनको सिर्फ निकालना नहीं, वापस इसी रिकॉम्बिनेंट फॉर्म को बैक्टीरिया के अंदर वापस डालना भी आता है। तो दोनों ने मिलके किया ये कमाल का काम, ऐसे बैक्टीरिया को रिकॉम्बिनेंट में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया बैक्टीरिया को। ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे एक चीज तुम्हें क्लियर हो जानी चाहिए कि जो साइंटिस्ट के बारे आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको वो पढ़ना जरूरी है, उसमें हाँ से जी। क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सो गाइस ये हो बोर्ड गया। में बेटा, बोर्ड में उतना काम नहीं है तो नीट में आएंगे ना, तो थोड़ा उस मेंटालिटी से चलेंगे हम लोग। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स मैम, बच्चे पूछ रहे थे कि मैम ये नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो गाइस नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप अगर ये भी सीरीज अटेंड कर रहे हो अपने क्लास 12 के सिलेबस के लिए, डेफिनेटली यू कैन, क्योंकि ये तो करना ही है। और नीट सीरीज में हम इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। हाँ जी। 8 स्कोप लगाते और हैं हम लोग। मैम बच्चे ना, बेटा अभी ना बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मैम नीट 2023 कब स्टार्ट करने वाले हो। तो बेटा हम यही चीजें वेट करते हैं कि आप कमेंट में हमें क्या बता रहे हो, है ना। कमेंट्स को हम सीरियसली लेते हैं। ऑफ कोर्स जो नेगेटिव कमेंट है उनको सीरियसली ना लेने की पूरी कोशिश की जाती है। ठीक है, हम भी इंसान हैं, जितना बुरा डेफिनेटली हमें भी लगता है, ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हमें तो बिल्कुल बुरा नहीं लगता, पर पूरी तरीके से कोशिश करते हैं फिर भी उसको पढ़ने की। ठीक है, और उसमें से जो सीरियस कंटेंट है, जो एक्चुअली हमारे स्टूडेंट्स हमें बता रहे हैं, वो भी हम पूरा कोशिश करते हैं, ध्यान देते हैं उस पर। तो 20 मैम नीट 2023 के बारे में बच्चे ज़रूर पूछ रहे थे। बेटा डेफिनेटली हमें बताते रहो कैसी आपको सीरीज चाहिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों आपका के लिए बना है। तो जैसे आप लोग हमें बताओगे, जो आप लोगों का रिक्वायरमेंट होगी, उस हिसाब से कंटेंट डलेगा, उस हिसाब से सीरीज लॉन्च होंगी।
और मैम आपकी इसी बात से याद आया कि हमारा जो फेस्टिवल है उस पे भी गाइज हमने जो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हुए स्पेशल सेशंस के लिए डिसाइड वाईटी किया है। फेस्ट है बेटा, जो हाँ, हर फ्राइडे 3 बजे से लेके सैटरडे 3 बजे तक चलता है। ठीक है। तो उसमें भी गाइज हम वही चैप्टर पिक कर रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स ने हमें बहुत ज्यादा डिमांड किया। एंड मैम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम? एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम हम दोनों मिलके पढ़ाएंगे, ठीक है। कुछ पार्ट मैम पढ़ाएंगे, कुछ पार्ट मैं पढ़ाऊंगी। तो इस तरह से मिलके हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे अपने इस फेस्टिवल में, ठीक है। हाँ, जोश रहना चाहिए पूरा, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है भाई, तो जोश तो उसमें तो कम होना ही फ्राइडे नहीं चाहिए। सैटरडे बेटा हर हफ्ते जोश में रहेंगे हम लोग, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए पूछ रहे थे, तो अगर इतने डिमांड आती रही ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो मैम एक्स्ट्रा अगला क्लास ले लें? मैम अगला फेस्ट, ओ यस, अगले फेस्ट पे कर सकते हैं तो गाइस। बेटा बताते रहो। अगले फेस्ट, ये वाले फेस्ट पे हमने एनिमल किंगडम को फिक्स कर दिया। बताओ हम अगले फेस्ट पे क्या करें, अगले फेस्ट पे जो आपकी डिमांड। चलिए, तो मैम इसी हैप्पी नोट पे खत्म करते हैं आज की क्लास। यस, तो गाइज लेकिन तुमने भूलना नहीं है, तुम्हारी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है पाठक सर की फिजिक्स फिजिक्स पाठशाला, पाठशाला में। ठीक है, So वहां पे till then, पहुंचो। have fun and keep studying. And Rise and shine, need stars, because because you're you're born born to to shine. shine. Bye guys.